area of triangle formed by chord of contact and tangents is maximum। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक ये सर्किल बना लो आप, और ये 0,0 इसका सेंटर है, और 6,8 से हमने टेंजेंट्स बनाए हैं। अब वो कहते हैं कि ये टेंजेंट्स, जैसे कि इस तरह से कांटेक्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ट्राइंगल पीएबी का एरिया मैक्सिमम है। ट्राइंगल पीएबी हैज its area maximum। To find R से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे बनाए हम लोग एरिया, मतलब ये पीएबी का एरिया कैसे लाएं? अब या तो एक तरीका है कि मैं ए के कोऑर्डिनेट लेके आऊं, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, अननोन थिंग्स भी हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि ये जो रेडियस है ये आर है, ये वाली रेडियस भी आर है हमारे पास, ये 90 डिग्री हो गया, चलो ठीक है। लेकिन हमें एरिया पीएबी तक पहुंचना है। तो पीएबी तक हम लोग कैसे जा सकते हैं, उसका हमें आइडिया चाहिए कि भाई तो हम लोग ना एक काम कर लेते हैं। जैसे एक तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देख लो, और एरिया के लिए हम लोग 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हमें चीजें चाहिएंगी। और बेस इनटू हाइट कैसे लाएं, वो सब मतलब काफी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, और एडवांस के लिए अच्छा आइडियल क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर अप्रोच करेंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि मैंने आपको लिखवाया हुआ है t इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे सर्किल का ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं, और पॉइंट्स ये वाले यूज करेंगे जो आउटर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 6x प्लस 8y माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ए बी का इक्वेशन मेरे पास है, ये इक्वेशन ऑफ ए बी मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 6x प्लस 8y माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास इक्वेशन है। अब बात ये आती है कि भाई हमें एरिया ऑफ पीएबी तक जाना है। अब एरिया ऑफ पीएबी का मतलब है कि मैं किसी भी तरह से, अगर जो एक तो इसकी लेंथ लेके आ पाऊँ, और एक हमें हाइट चाहिए इसकी, मान लो मैं ऐसे करके उसको मिला लेता हूँ, और इस पॉइंट को मैंने एक सेकंड के लिए m मान लिया, तो मुझे एक तो pm चाहिए, और एक हमें ab चाहिए। एरिया ऑफ PAB इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू PM और इंटू AB। अब हमें AB कैसे मिलेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, ये सेंटर यदि मेरे पास O है, तो O से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मतलब फ्रॉम फिगर, मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट में कर लेता हूँ। फ्रॉम फिगर OM की जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 0 से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये माइनस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। फाइनली आई कैन राइट इट लाइक के आर स्क्वायर ओवर 10। अब ओपी कितना होगा, ओपी होगा हमारे पास, वो भी 10 हो जाएगा। कैसे, 0 0 और 6 8 का डिस्टेंस, तो पीएम जो मेरे पास आ चुका है वो आ चुका है 10 माइनस आर स्क्वायर ओवर 10। ये वैल्यू तो आ गई पीएम की, 10 माइनस आर स्क्वायर ओवर 10। दूसरा हमें चाहिए ए बी, जो फिगर में आप देख सकते हैं। अब ए बी कहाँ से लाएं, ए बी थोड़ा सा मतलब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ए बी के लिए आप ये देखो कि जब ये एक राइट एंगल है, और हमें ओ एम भी पता है, ओ आर भी, ओ ए भी पता है जो आर है, तो हम ए एम ला सकते हैं, और ए एम का ट्वाइस ही ये कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। तो जरा मुझे आप बताइए मैं इसमें कैसे करूँ। ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम, पहली बात तो ये। दूसरा ए एम क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। ए एम होगा
ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। अब आप देखिए कि टू तो आगे है ही, ओ ए स्क्वायर कहाँ से आएगा जी? ओ ए तो आर है, ओ एम हम ये ला चुके हैं, इसका स्क्वायर होगा आर 4/100। तो फाइनली हमारे पास जो एरिया वाला फंक्शन आया जो आर के फॉर्मेट में बनेगा वो ये आएगा 1/2 100 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10। ये आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ मैंने पी एम लिख रखा है और ए बी की वैल्यू ये आ चुकी है। तो ए बी की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें कुछ कॉमन वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर बाहर 2r दे देगा हमको, और अंदर जो हमारे पास बचा वो बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 100। अब ये एक फंक्शन बन चुका है जो आर का एक फंक्शन है, इसे हम डेल्टा ऑफ आर भी कह सकते हैं। और आप समझ रहे होंगे भाई कि भाई इसको हम लोग क्या करें, ये तो काफ़ी बड़ा सा फंक्शन भी है, एक स्क्वायर रूट भी आ रहा है, तो उससे बचने के लिए आप डेल्टा स्क्वायर कर लीजिए, उसको कैपिटल डेल्टा मान लीजिए, ये 2 से 2 कट कर लीजिए। यहाँ पर फाइनली आर स्क्वायर 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा बेटा, आप देखो जरा कैसे हो जाएगा। और नीचे जो बचेगा, देखो जब मैं इसका स्क्वेयरिंग करूंगा तो 100 माइनस आर स्क्वायर तो ये आ जाएगा, 100 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया तो पावर 3 हो जाएगा। अब नीचे 100 आया था और ये भी 100 आया था, तो ये 100 इंटू 100, या यूँ कहो कि चलो 10,000 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें आप ए ओ डी की हेल्प से आर की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आर की वैल्यू ला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डेल आर मतलब डी डेल आर ओवर डी आर को 0 पुट कर दो बस, उसी से आर के जो वैल्यूज आएंगे आइडिया पड़ जाएगा आपको कि इसमें आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो ये आगे आपको अपने आप करना है, डू योर सेल्फ नाउ। ये आप ध्यान से देखिए। साहिल वर्मा, हेलो। तो बेटा नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। और हेलो बेटा। यस सर। अभी 2 बच्चे आए थे लेकिन वो कैसे मूव कर गए? सर वो हेलो। लीव कर गए थे। हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन समझ में आया था आपको ये वाला? हाँ सर ये तो आ गया था, मतलब समझ तो हम्म, आ गया था कि करना क्या है, बट वही प्रोसीजर समझ नहीं आया, फिर आपने बता दिया तब तो आ गया। और भी मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो में सर लेता ये हूँ। मतलब ये एडवांस के लेवल का था? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। देखो तो नेक्स्ट शीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं और कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसमें आर की वैल्यू शायद 4 या 5 कुछ ऐसा आना चाहिए। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजरल वैल्यू ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ integral value of alpha for which point alpha minus 1 alpha plus 1 lies in the larger segment of circle, lies in the larger segment of circle x square y square minus x minus y minus 6 is equals to 0, or made by chord whose equation is x plus y minus 2 is equals to 0। नंबर ऑफ इंटीजरल वैल्यू ऑफ अल्फा, जिसमें एक पॉइंट p है, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, lies in the larger segment of circle x square plus y square minus x minus y minus 6 is equals to 0, और x plus y minus 2 is equals to 0, इस कॉर्ड को लेकर वो कह रहे हैं हमसे। तो लार्जर सेगमेंट से हमें क्या समझना है इसमें,
और कैसे हम इसको करें मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, जैसे एक सर्किल है, सॉल्यूशन हम इसका लिख रहे हैं। सर्किल का सेंटर आप लोग जल्दी से समझ सकते हैं, इट इज़ 1/2, ये भी 1/2, और रेडियस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 1/4 प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। तो हम इसमें 1/2 प्लस 6 कह सकते हैं, √13/2 रेडियस होगा। सर्किल का सेंटर हमारे लिए क्लियर है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करती, इसका मतलब साफ है कि ये एक डायमीटर नहीं है। डायमीटर नहीं है तो ये कहीं पे ऐसे कट करेगी या ऊपर से कट करेगी, इस तरह से। और इसका इक्वेशन हमारे पास x + y - 2 = 0 हो जाएगा। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो पॉइंट है वो लार्जर सेगमेंट में लाई करता है। मान लीजिए ये पॉइंट है P, जिसको मैंने ऊपर कहा है, ये P यहाँ पे लाई करना चाहिए, α-1 और α+1 ऐसे करके लाई करना चाहिए। तो पहली बात तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये हुई कि P लाइज इनसाइड। P लाइज इनसाइड का मीनिंग साफ है यहाँ पर कि SP जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, और SP यदि लेस देन 0 है तो एक इक्वेशन तो हमें उससे मिल जाएगी। और वो इक्वेशन क्या मिलेगी वो भी हमें बनानी पड़ेगी। जैसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ऐसी इक्वेशन में रख दीजिए, ये आपका α-1 होल स्क्वायर प्लस α+1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ α-1 और माइनस ऑफ α+1 -6 इज लेस देन 0 होना चाहिए। आई मीन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 2 अल्फा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 and 1 2 हो गया, यहाँ से पूरा हो गया। -अल्फा -2 अल्फा प्लस 1 -1 ये भी कैंसिल, -6 लेस देन 0। 2 का डिवीजन करते हुए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 लेस देन 0, या α-2 α+1 लेस देन 0, और यहाँ पर अल्फा लाइज बिटवीन द रूट्स होगा। ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ तक का क्लियर हो जाता है हमारा। ये हमने साइन स्कीम वाले मेथड से यहाँ तक कर लिया, जिसमें कि हम चलो और थोड़ा सा डिटेल समझा देते हैं। -1 2, और यहाँ पर रखोगे कुछ 2 से बड़ा, जैसे कि 5 रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ रखोगे तो बेटा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, या लुकिंग फॉर नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई अल्फा लाइज बिटवीन -1 and 2। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे वैल्यू कौन सी लूँ। कुल मिला के ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूज हमें कैसे कैप करनी चाहिए। आप ये देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन का भी इसमें कोई ना कोई तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट यदि मैं लाइन में रखूं तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए वो देखना है। ये पॉइंट कंप्लीटली लाइज इनसाइड द सर्किल है, और ये जो पार्ट है, या यूं कहो कि ये जो कॉर्ड वाला पार्ट है इसका, यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ पे भी रखता भाई, जैसे मान लो मैक्सिमम या तो वो लाइन पे भी हो सकता है, चलो मैं लाइन पे भी ना कहूँ, वो लार्जर पार्ट में है, ये लोअर पार्ट में है, इस तरह से। तो हमें एक काम करना है कि सेंटर कहाँ पर होगा। सेंटर भी तो लार्जर पार्ट में ही होगा। अभी बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने थे। सेंटर के कोऑर्डिनेट थे 1,2 और 1,2। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर और P लाइज इन सेम साइड ऑफ दिस कॉर्ड। x + y - 2 = 0।
हेलो। हाँ देव, आवाज आ रही है क्या? साहिल, यस सर आ रही है। बीच में कुछ कनेक्शन हट गया था शायद। हाँ सर, सडनली एकदम ही मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। हम्म। तो बेटा, आज बहुत बच्चे क्लास में आए नहीं हैं और उनको रिकॉर्डिंग ही देखनी होगी। तो क्लास मतलब आप मिस ना करें, क्योंकि जो सामने समझ में आ जाता है वो फिर बाद में थोड़ा सा समझना पड़ता है और एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं उसमें। चलिए कोई नहीं, आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे और थोड़ा सा टेंजेंट से रिलेटेड मैं सर क्वेश्चन। वो अल्फा वाला पूरा नहीं हुआ था। पूरा तो हो गया, ये स्क्रीन शेयर है कंप्लीट। नो सर, स्क्रीन शेयर मतलब बीच में ही रह गई थी वो। कहाँ पर, कहाँ तक है वो? सर आपने वो बताया था ना कि सेंटर और पी सेम पार्ट पे लाइन लाई करेगा, बस उतना ही बताया था, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब जैसे देखना, ये यहाँ पे ये लिख रहा है क्या भाई? सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, वीडियो शेयर नहीं होती। मैं कर देता हूँ। मेरा बेटा स्क्रीन शेयर है। यस सर अब है। अब इसमें देखो जरा कंप्लीट क्वेश्चन को, मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच पॉइंट एल्फा माइनस वन एल्फा प्लस वन लाई इन लार्जर सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो हमें ये करना चाहिए, और एक कॉर्ड भी अंडर कंसिडरेशन है एक्स प्लस वाई माइनस टू। तो मैंने सर्किल के सेंटर और रेडियस, रेडियस की जरूरत नहीं थी वैसे इसमें, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कभी आप भी ऐसा ही करिए, जब भी सर्किल लिखा हो तो फटाफट उसका सेंटर और रेडियस जरूर यहाँ पर नोट कर लें। अब वो कहता है कि ये जो पॉइंट है लार्जर सेगमेंट में जाता है, तो इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है कि ये इनसाइड तो है ही है, और इनसाइड है तो मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब सर्किल के अंदर रखूंगा तो वो लेस देन जीरो देना चाहिए। बेटा मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको। यदि एक पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है तो वो पॉजिटिव होगा, उसकी जो वैल्यूज हैं सर्किल पर रखने के बाद, और इनसाइड है तो नेगेटिव होगा, और यदि सर्किल पर है तो वो जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे, लेस देन जीरो रखा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको हमने फैक्टराइज किया, साइन स्कीम मेथड से उसको सॉल्व किया, तो उससे सॉल्यूशन आया अल्फा लाइज बिटवीन माइनस वन एंड टू। लेकिन दूसरे मोमेंट हमने ये भी कहा है कि इस कॉर्ड का भी हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि इस कॉर्ड के रिगार्डिंग मैंने देखा कि जो सेंटर होते हैं सर्किल के वो भी लार्जर सेगमेंट में होंगे। तो आप कोई सा भी सर्किल बना लो, यदि एक कॉर्ड इस तरह से कट करती है कि वो डायमीटर से, डायमीटर नहीं है मेरा मतलब है, तो एक लार्जर सेगमेंट बनेगा और एक लोअर मतलब स्मॉलर बनेगा। तो हमेशा सेंटर लार्जर में होगा, ये बात तय है। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट लाइन के अगेंस्ट साइन रिलीज करते हैं, वही साइन ये पॉइंट भी रिलीज करेगा। तो मैंने यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 1/2 लाइन में रख के देखा, तो व्हाट आई गेट की जो कमिंग वैल्यू है, वी डोंट केयर अबाउट मैग्नीट्यूड, बट इसका जो साइन है इट इज नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट आल्सो रिटेन द साइन नेगेटिव फॉर द सर्किल, फॉर द लाइन। तो सर ये मैंने इस पॉइंट लाइन में को हमने नेगेटिव क्यों लिया है वो बताना। लिया नहीं है, आया है। जैसे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1/2 है। भाई आप ये देखो, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2। अब मैं यदि सेंटर के कोऑर्डिनेट लाइन में रख दूं तो वो क्या आया है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस टू, दैट इज माइनस वन, और माइनस वन किससे लेस है, जीरो से। अच्छा तो हाँ, पी भी उसी साइड लाई कर रहा है तो पी नेगेटिव, भी ठीक उसी है साइड हाँ। लाई कर रहा है, हाँ तो जी इसका सर। मतलब ये भी सेम साइन देगा। तो मैंने लाइन पर वो पी के कोऑर्डिनेट रखे और लेस देन जीरो रख दिया। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कैप हो गई वन पर, लेकिन लोअर साइड ओपन है तो वो माइनस इन्फिनिटी से वन तक जा सकता है। अब एक रिजल्ट तो देता है माइनस वन से टू, एक देता है माइनस इन्फिनिटी से वन। तो इन दोनों को हम लोग क्लब कर लेंगे और माइनस वन से वन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। है कि नहीं बात, इस तरह हाँ से। सर। अच्छा जी, अब इसमें हम एक टेंजेंट का क्वेश्चन यहाँ पर लेना चाहेंगे इसके बाद में। और देखिए,
जैसे हमसे कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल with center, centered at 2 comma minus 1 is 3x plus y is equals to 0। एक सर्किल है जिसका सेंटर 2 comma minus 1 है और उसकी एक टेंजेंट का इक्वेशन हमें y is equals to minus 3x या 3x plus y दे रखा है। अब वो कहते हैं स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल फ्रॉम द पॉइंट 23 comma 17। फिर से मैं एक बार समझाना चाहूंगा, इसमें कह रहे हैं वो लोग कि फिर इस सर्किल पे हमने एक टेंजेंट बनाई है जो 23,17 से बनाई गई है, उसका हमें लेंथ निकालना है और लेंथ का भी स्क्वायर निकालना है। मतलब ये एक इंटीग्रल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो समझते हैं, देखिए इसको किस तरह से हम लोग कर पाएंगे। एक बात देखो, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस पी। एसपी का रिगार्डिंग क्या है, एस एक सर्किल होता है और सर्किल में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप रख लेते हो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसका स्क्वायर रूट लेते हो। अब ये तो हो गई लेंथ, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो कुल मिला के एसपी निकालना है यदि देखा जाए तो। लेकिन उसके लिए पहले एक तो मुझे सर्किल की इक्वेशन चाहिए और वो आउटर पॉइंट चाहिए। आउटर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटर पॉइंट मेरे को 23,17 दे रखा है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर सर्किल इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन में भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इसका मुझे सेंटर तो दिया ही है लेकिन रेडियस नहीं दिया। अब रेडियस तक मैं कैसे पहुंचूं, गिवन इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा मेरे को। मैं एक काम कर लेता हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं। 3x plus y is equals to 0, दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट आई एम गिवन। तो इस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम लोग ले आए तो कांटेक्ट पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं इसको लाऊं कैसे, ये एक परपेंडिकुलर भी होता है, ये भी हमें आता है। ये मान लीजिए O है, ये मान लीजिए A है, तो इक्वेशन ऑफ OA को आप अप्रोच कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ OA। और इक्वेशन ऑफ OA क्या आ जाएगा, वो आएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा। सर इसमें डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, उससे भी तो रेडियस आ ही जाएगा। हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9, तो ये 5/√10 एकदम सही है। तो अब सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 25/10 या यूं कहिए 5/2। अब बस मुझे जो लेंथ का स्क्वायर पूछा गया है वो हो जाएगा हमारे पास एस पी, तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेट रखना है मेरे को बस, 23 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 17 प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 5/2, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग सर्किल के लेना चाहेंगे, उसके लोकस वगैरह के भी देख लेते हैं, टेंजेंट के भी अभी और लेंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, और रिकॉर्डिंग में अच्छे से देखें इसको बाद में। देखिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल फॉर विच, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। क्वेश्चन ये कहा गया है लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्किल, इसको मैं लिखता भी हूं, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्किल फॉर विच one end of a diameter is 1,1
while the other end is at x plus y is equals to 3। देखिए इसमें कोई खास बात नहीं है। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल फॉर विच वन एंड ऑफ डायमीटर इज 1 1। सिंपल ही क्वेश्चन है। जैसे इस तरह से हमने ये सर्किल बना लिया और वो ये कहना चाहते हैं एक्चुअली कि हमें इसके सेंटर का लोकस बताइए h कॉमा के, जबकि एक एंड पॉइंट हमारा 1 कॉमा 1 है और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई करता है। वो लाइन सीकेंट भी हो सकती है, आप ये ना सोचें कि हमें टेंजेंट ही होगी, वो ऐसे भी जा सकती थी। तो ये इस पे लाई करता है, तो इसलिए हम लोग टेंजेंट के बारे में फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। सर वो टेंजेंट होगी ये जरूरी नहीं है। नहीं, सीकेंट भी तो हो सकती है भाई, उस लाइन पे ही तो कह रहे हैं वो लाई करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ साहिल बेटा बताओ। साहिल हेलो। यस सर। हाँ बेटा, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? भाई 1 1 एक एंड पॉइंट हमें दिया है और जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है वो हम लोग h कॉमा k मान सकते हैं और इसको हम लोग कोई भी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। भाई ये लाइन ऐसे भी तो हो सकता था। मान लीजिए बस यही पॉइंट तो है कि जो यहाँ पे लाई करता है। क्यों, क्या कहते हो बताओ? हाँ सर हाँ। तो अब इसमें बात ये सर आती इसमें है। ऐसा कुछ हो सकता है कि हम डायमीटर निकाल लें उससे कुछ हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, जैसे पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। अच्छा नहीं वो परपेंडिकुलर नहीं है ना, वो टेंजेंट में आएगा फिर। है बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। अच्छा एक बात बताओ, हम इस पॉइंट को एक मिनट के लिए बी माने लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 मान लिया। साहिल बहुत ध्यान से समझिए आप भी। देखो x1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू h होगा और y1 प्लस 1/2 k हो जाएगा। डन। x1 की वैल्यू 2h हो जाएगी और y1 की वैल्यू 2k माइनस 1, यहाँ भी सॉरी माइनस 1 होगा। तो ये x1 y1 कहाँ पे लाइज करते हैं? लाइन पे। बस लाइज एट लाइन। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए भारी लग जाता है। अब देखो इसमें x की वैल्यू रख दो आप, 2h माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। 3 और 3 को उधर ले जाओ 5, मतलब कुल मिला के h प्लस के इज इक्वल्स टू 5/2। या लोकस क्या हो जाएगा फिर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5/2 विच इज फर्दर है स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं कि भाई इसमें देखो बताओ क्या था, कुछ भी करने के लिए नहीं था, सेंटर का लोकस हमें निकालना है। बस मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूं आपको कि हमें जिस पॉइंट का भी लोकस लाना होता है उस पॉइंट को हमें कुछ मान लेना चाहिए। जैसे कि हमने h कॉमा k मान लिया और h कॉमा k मानने के बाद 1 कॉमा 1 हमारे पास एक एंड पॉइंट है, ये दूसरे को कुछ मान के और उसको h कॉमा k के फॉर्मेट में ले आओ। अब यहाँ ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि चलो ये एक लाइन पे लाई करता है, वो एक कर्व पे भी लाई करा सकते थे, वो और किसी पे भी लाई करा सकते थे, है ना? तो हमें उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिसीजन वहां पे लेना पड़ता। चलिए एक और क्वेश्चन अभी हम लोकस का इस पर करेंगे, नेक्स्ट शीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो साहिल समझ में आ गया क्वेश्चन आपको भी? यस सर। गुड बेटा। देखिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी हमने समझाई हुई है आप सब बच्चों को। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन में एक बार रिवाइज कर दूं जरा। बेटा दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ऑर्थोगोनली कट तब करते हैं जब उनका जो सेंटर डिस्टेंस होता है, या यूं कहो कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है C1 C2 स्क्वायर, वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल होता है। एक तो मैंने ये कंडीशन बता रखी है, एक कॉमन पॉइंट पर जो उनके टेंजेंट हैं दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे करके ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं।
दूसरा एक मैंने रिगार्डिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x और प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसके रिगार्डिंग बताया था। यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, सर 2g1 वो g2 2G1 G2 प्लस F1 F2 वाला। f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने रिकैप लिया यहाँ पर इसके लिए। और एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर फ्रेम करता हूँ, वो कहता है फाइंड लोकस ऑफ सेंटर। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल्स passing through 1 comma 1, passing through 1 comma 1 and cutting या intersecting x square plus y square is equals to 4 orthogonally। मतलब उनकी बात को हमें अच्छे से समझना होगा पहले, वो क्या चाहते हैं हमसे। एक सर्किल है जो 1,1 से पास करता है, उसके सेंटर का मेरे को लोकस लाना है, तो मैं उसको h, के फटाक से मान लूंगा। एक तो ये बात है। फिर एक दूसरा सर्किल है जो कि कंप्लीटली गिवन है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका सेंटर भी गिवन है मेरे को 0 0, उसकी रेडियस भी गिवन है मेरे को 2, है कि नहीं ये बात। तो अब मुझे h, k का लोकस लाना है। देखो लोकस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये हम पहले बता दें आपको। लोकस में हमें कंडीशन को अप्रोच करना पड़ता है, क्वेश्चन में से निकालना पड़ता है। हाँ ये बात है, जैसे ये सर्किल यदि मेरे पास 1 है और ये सर्किल 2 है, ऑर्थोगोनली है, तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला यूज करना इस बार बेटर है, क्योंकि जनरल इक्वेशन तो मेरे को दे नहीं रखी है। ये मेरे पास सेंटर 1 है, ये मेरे पास सेंटर 2 है, मैं C1 C2 आराम से ला सकता हूं। C1 C2 हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, आई थिंक नो डाउट। ये मान लीजिए रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है, रेडियस 1 भी मेरे को आसानी से मिल जाएगा, जो कि h माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस आप लाओगे, आई मीन उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लाओगे तो आपको रेडियस तो मिल ही जाना है। R2 भी आपको इजीली मिल रहा है, R2 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन सब चीजों को उठाकर हम लोग यदि इस कंडीशन में रख दें, C1 C2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे यहाँ रखिए, तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया, R1 स्क्वायर इसको ब्रेक कर देते हैं बेटा हम लोग, -2h माइनस 2k प्लस 1 और प्लस 2, आई मीन सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा। चलिए ये बात सभी बच्चे देखें ध्यान से कि C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। देखो ये रहा, ये C1 C2 है, डिस्टेंस हो गया, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए मैंने अनडूड नहीं लगाया है। R1 स्क्वायर ये रहा, देखो बस मैंने इसको थोड़ा एक लाइन से लगाया है, एक ऑर्डर में लगाया है और स्क्वायर ब्रेक किया है। फिर उसके बाद में प्लस R2 स्क्वायर, जो कि मेरे को क्लियरली विजिबल है। अब आप देख रहे होंगे h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। अब जो बचा है उसको एक साइड में कर लीजिए, तो मैं इसको h प्लस k और -3 इक्वल 0, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और लोकस जो हो जाएगा वो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आपका लोकस है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब वो आंसर आपको या तो कंप्लीट फॉर्मेट में देंगे इसमें कि वो कर्व की इक्वेशन दे दें, या वो आपको ऐसे दे सकते हैं कि लोकस ऑफ द सेंटर इज, फिर 4 ऑप्शन वो कैसे लिखेंगे कि ये एक पैराबोला है, ये एक सर्किल है, लाइन है या एलिप्स है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ऑप्ट करना है। तो मैं समझता हूँ ये इक्वेशन, ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। यस सर। ऑर्थोगोनलिटी के लिए कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। अच्छा बेटा, मैंने एक आपको जो कंडीशन समझाई थी, म्यूचुअल पोजीशन ऑफ सर्कल्स भी समझाई थी, और उसमें 5 केस बताए थे, जैसा मुझे याद है
कि यदि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई सम से ग्रेटर होता है, आई मीन सॉरी, रेडियाई सम ग्रेटर होता है सेंटर डिस्टेंस से, तो क्या करते थे हम लोग सर भाई? तो C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो हाँ जाएगा। हाँ, है ना? तो इसमें सर कुछ जिसमें वो कंडीशंस आता है थी। मतलब कि चार बनते हैं ना उसमें, दो एक्सटर्नल दो इंटरनल। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पर ही ज्यादा फोकस आज कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैव टू कॉमन टेंजेंट्स, हैव टू कॉमन टेंजेंट्स। तो बेटा साहिल, हमने बताए थे ना ये पांचों केस इस तरह के, जिसमें हम लोग उसका करेक्शन फिर से हट गया है, चलो। तो टू कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या था बताओ जरा एक बार, क्या करते थे हम? सर उसमें वो था ना, C1 C2 R1 R2 से छोटा होता है और R1 माइनस R2 से बड़ा होता था। हम्म। तो इन्होंने अप्लाई करा के ये मांगा है हमसे कि लेमडा के लिए सेट ऑफ वैल्यूज ला के दिखाइए। तो हम लोग कैसे लाएंगे वो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो सेंटर 1 0 0 है, रेडियस 1 1 है, सेंटर 2 हमारे पास 2 लैम्डा कॉमा 0 है, और रेडियस 2 हम लोग क्या मान सकते हैं, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8, या ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। फिर हमें सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लाना होगा। यदि हम डिस्टेंस लाते हैं तो 2 लैम्डा माइनस, भाई 2 लैम्डा ही हो जाएगा कुल मिला के, हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0, तो ये 2 लैम्डा ही लिया जाएगा, लेकिन मॉडुलस के साथ लेंगे हम लोग, क्योंकि लैम्डा का पता नहीं वो क्या है। उसके बाद में R1 भी हमें मिल चुका है, R2 भी हमें मिल चुका है। तो पहले हम अप्लाई कर रहे हैं कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। अब C1 C2 2 लैम्डा मॉडुलस के अंदर है, लेस देन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। अब मैं ना इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक कंफर्म करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर एक्चुअली ये मॉडुलस जो है ना, ये हमारा सारा गेम बिगाड़ देता है। इसी से ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, मतलब एक बार आप जैसे 2 लैम्डा ले लो, एक बार माइनस 2 लैम्डा ले लो, दोनों कंडीशंस को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। कैसे देखें? या तो स्क्वेयरिंग कर लो, आप 1 को इधर लाकर स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, जैसे 2 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 4 ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, लेकिन माइनस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा, अंडर मॉडुलस ही लिखना पड़ेगा, ये बात तय है। 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8, ये कैंसिल हो गया अपने पास, 8 को उधर ले आइए, 9 लेस देन 4 ऑफ मॉड लैम्डा, तो 9 अपॉन 4, और ये हो गया। तो यहां से जो लैम्डा मिलता है ना मेरे को, वो मिलता है माइनस इन्फिनिटी से -9/4, और यूनियन 9/4 से लेके आपका इन्फिनिटी। ये मैं आपको रेफरेंस में लिखवा दूं, यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि यदि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए होता है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए एंड यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी। ये बात आप अच्छे से समझें। तो एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन अभी क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ है, अभी हमें सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। और सेकंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है कि C1 C2 जो डिस्टेंस सर एक है डाउट था इट्स, पूछूं? हम्म, सर हमें जैसे स्क्वेयरिंग कर दी, फिर भी हम्म, हमें ये 4 लैम्डा में मॉड लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी। अच्छा अच्छा, उस हिसाब से चलना पड़ता है मतलब। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक। अब C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 मॉडुलस से ग्रेटर है। तो यहाँ पर C1 C2 का डिस्टेंस तो ऑलरेडी हम लोग ला ही रखे हैं भाई, ट्वाइस ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन, अब ये फिर से मॉडुलस के अंडर हो गया, 1 माइनस और लैम्डा ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर
अब जैसे सर ये -2। दोनों जगह लैम्डा होता है तो इसको ऐसे हटा नहीं सकते, कोई एक साइड स्क्वायर करके करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा। तो अब यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई सिचुएशन कि भाई ये भी मॉडुलस में और ये भी मॉडुलस में। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन, मतलब वो प्लस माइनस लेना पड़ेगा हमें, प्लस माइनस 1 माइनस 2 ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। अब ये प्लस माइनस इधर आएगा तो 2 लैम्डा माइनस प्लस हो जाएगा, और ग्रेटर देन ये आपका प्लस माइनस में ये भी प्लस माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस प्लस जो भी आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिए इसमें। जैसे ही स्क्वेयर करेंगे तभी ये हट पाएगा यहाँ से। अब यहाँ मॉडुलस हट गया तो फिर प्लस माइनस आ गया, बस ये मान के चलो आप। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और अब ये आएगा माइनस प्लस 4 लैम्डा ऐसे करके, और ये ग्रेटर देन 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 8 आ जाएगा, जो कंडीशन अभी आपने लगाई थी। अब यहां पर हमें क्या करना है कि 9 इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4 लैम्डा। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो 9/4 पर ये कैप हो जाता है यदि हम लैम्डा लेते हैं, और माइनस लैम्डा लेते हैं तो लैम्डा लेस देन -9/4 हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें दी हमें, फिर से एक बार क्लियर कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर प्लस लेके चलता हूँ तो 9 इज ग्रेटर देन 4 लैम्डा, या लैम्डा इज लेस देन 9/4। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। और यदि मैंने माइनस लिया तो बोथ साइड मुझे माइनस की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी ऐसे करके, जैसे 9 ग्रेटर देन -4 लैम्डा, तो -9 इज लेस देन 4 लैम्डा, या -9/4। तो लैम्डा की वैल्यू या तो -9/4 से ग्रेटर है या फिर 9/4 से लेस है। तो अब हुआ क्या कि इसमें, तो भाई यहां तो वो कह रहा था कि 9/4 से ग्रेटर होगा, और ये कह रहा था हमसे -9/4 से लेस होना चाहिए। अब यहाँ तो बिल्कुल ही अलग हो गया। इसने हमें जो रिजल्ट दिया वो दिया -9/4 से लेके 9/4 तक। ये बहुत ध्यान से समझें। अब ये दोनों रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए अपने आप में। एक कहता है कि -∞ से -9/4 यूनियन 9/4 से इन्फिनिटी होना चाहिए। दूसरा हमसे कहता है कि ये -9/4 और 9/4 के बीच में होना चाहिए। अब क्या करोगे, हमें कंडीशन तो दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई करनी है ना। तो इसका मतलब देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो सभी बच्चे जब रिकॉर्डिंग सुने तो इस बात को बहुत ध्यान से दोबारा से सुने कि भाई इसमें हमें दोनों कंडीशन बराबर के लेवल पर अप्लाई करनी है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस को कैसे सॉल्व किया गया है, मॉडुलस का कैसे ध्यान रखा गया है, स्क्वेयरिंग लेते वक्त हमने क्या सावधानी रखी है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करने के टाइम पर 1 को पहले शिफ्ट किया। यदि मैं एज इट इज वे में इसकी स्क्वेयरिंग कर देता तो वो जो लैम्डा पर लैम्डा स्क्वायर -2 पर स्क्वायर रूट है ना, तो वो स्क्वायर रूट सस्टेन कर जाता, आप देख रहे होंगे। क्योंकि जब मैं राइट साइड में स्क्वेयरिंग करता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, तो एंड रूट का कोई मतलब फायदा ही नहीं हुआ स्क्वेयरिंग करने का, वो तो बना रह गया। तो ये आगे भी आप एल्जेब्रिकली ध्यान रखें सभी बच्चे कि जब हमें कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाए, जैसे एक ही इक्वेशन में दो स्क्वायर रूट आ रहे हों, या एक स्क्वायर रूट के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जो विदाउट स्क्वायर रूट है वो आ रही हो, तो उस विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को दूसरी साइड में ट्रांसफर करके, मतलब हम लोग ये चाहेंगे कि स्क्वायर रूट वाला टर्म सिंगल हो, ताकि उसकी स्क्वेयरिंग करते समय हमें वो खत्म हो जाए वहां से। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर होगा जब वो इसको सुनेंगे पढ़ेंगे। और भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लेना चाहूँगा जो, तो अब इसमें क्या कहेंगे हम लोग, दो कॉमन टेंजेंट के लिए ऐसे कोई वैल्यूज हैं ही नहीं। अब जैसे मैं चलो अंडरूट पर एक और क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है इसको लेकर कि स्क्वायर रूट ऑफ 3h+2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3k, ये एक पॉइंट है। अब वो कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये आई मीन इफ h, k lies at x plus y is equals to 1, then
फाइंड लोकस ऑफ पी। लो ये क्वेश्चन बेहद डिफरेंट है अपने आप में। वो कहता है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट में, तो कह तो रहे हैं वो पॉइंट पी का लोकस लाने के लिए, लेकिन जो लाइज कर रहा है वो एच कॉमा के लाइज कर रहा है। कहां पर? एच कॉमा के लाइज कर रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व करते समय हमें और ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हमसे गलती हो सकती है कि भाई हम इस पॉइंट को ही ना रख दें जो पी का कोऑर्डिनेट है, जबकि हम तो किसको रख सकते हैं? सिर्फ एच कॉमा के को रख सकते हैं। तो सभी बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से देखें कि हम यहां पर एच कॉमा के को यहां रख सकते हैं। यहां सॉल्यूशन देखिए और क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइन तो लिख दिया, चलो एच के लाइज एट दिस। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि एज एच कॉमा के लाइज एट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ जाती है एच प्लस के इज इक्वल टू 1, और मुझे लोकस लाना है इसका। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x1 एक पॉइंट है, 3h। सर वैसे ही तो करना होगा ना, मतलब जैसे p को x1 प्लस टू, y1 ले लिया और फिर उसको हाँ h और k में एक्सप्रेस कर देना है। हाँ, मतलब हमें एलिमिनेट करके x1 y1 को उसमें लाना है कनेक्शन में। ठीक तो है हाँ सर। x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h प्लस 2 और y1 इज इक्वल टू क्या है? 3h। तो अब हमें लगता है कि भाई हमें h कॉमा k को कैसे हम लोग कलेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना है। यदि मैं x1 को स्क्वायर कर लूं तो 3h प्लस 2 हो जाएगा। यदि हमने गलत स्टेप उठाया तो ये होगा ही नहीं क्वेश्चन, और y1 स्क्वायर को किया तो 3k हो गया। अब मुझे कलेक्टिवली ये रिजल्ट दिख रहा है कि भाई h प्लस k प्रोड्यूस करो किसी भी तरह से, तो इट इज बेटर टू ऐड देम। और जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो 3 ऑफ h प्लस k आ गया और प्लस का 2 आ गया, और h प्लस k मेरे पास 1 है। तो फाइनली मैं इसको 3 इंटू 1 प्लस 2 कह सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि सही चले तो 10 सेकंड का, और थोड़ा सा भी गलत स्टेप हो गया तो ये बिल्कुल हाथ नहीं आएगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो फाइनली यदि कोई मुझसे पूछे कि इस पी पॉइंट का लोकस क्या है, तो ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस √5 है और सेंटर 0,0 है। तो इस क्वेश्चन में खास जो था समझने का वो यही था बस कि यहाँ पी को हमें उस लाइन में नहीं रखना है, लाइन में सिर्फ एच कॉमा के को रखना है, और एच कॉमा के हमने रखे तो एच प्लस के इज इक्वल टू 1 आ गया, और फिर उसको जिसका लोकस निकालना था उसको कुछ मानना पड़ता है, और हमने क्या मान लिया? x1 y1 मान लिया। अब हमें किसी भी तरह से, देखो मैं फिर बोल दूं कि लोकस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें सिर्फ उनको कनेक्ट करना होता है। लोकस में उन पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। तो मेरे पास यहाँ चैलेंज था कि मैं x1 y1 को कनेक्ट करूं, और x1 y1 को कनेक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि स्क्वायर रूट हटा लें। स्क्वायर रूट हटाया तो 3h और 3k दिख गए मुझे। अब सोचो आप अगर जो है लाइन ऐसे होती कि भाई x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ क्या ऑपरेट करते जी? x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 होता मान लो, तो मुझे पहले वाले इक्वेशन को तो एज इट इज रखना होता, और दूसरे वाले में -5 की मल्टीप्लाई करके तब ऐड करते। तो यही लोकस जो फिलहाल एक सर्किल आ रहा है, एक हाइपरबोला भी आ सकता था। लेकिन यहां तो क्योंकि h प्लस के इज इक्वल टू 1 था, तो इसलिए मैंने उनको डायरेक्टली ऐड किया, क्योंकि h और k के कोफिशिएंट सेम है। h का कोफिशिएंट 3 है, k का कोफिशिएंट 3 है, और ऐड करने पर 3 कॉमन आ जाएगा। अगर जो ये x माइनस 2y होता तो मैं सेकेंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करता और फिर सबट्रैक्ट कर लेता। मुझे किसी भी तरह से इनको कलेक्टिवली एलिमिनेट करना था h और k को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आप जो कह रहे हो पुट नहीं कर सकते, हम x1 स्क्वायर माइनस 2/3 भी तो लिख सकते हैं h को और फिर पुट कर देंगे, या वो चीज गलत है? हाँ ले आओ भाई, x1 y1 से हम पहले से h का वैल्यू ले आओ, दूसरे से k का वैल्यू ले आओ, और उसे उस हाँ रिलेशन में सर। रख दो। ऐसा हाँ कर तो लो। वो चीज तो कर सकते हैं ना, तो आप मना किस हाँ, चीज के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं इसके लिए कह रहा था कि हम ये जो p के कोऑर्डिनेट है ये x प्लस वाई इक्वल 1 में नहीं रख सकते, हाँ हाँ वो तो सर, यस हाँ वो तो समझ गया। क्योंकि h कॉमा k उस पे लाई कर रहा है। तो कई बार ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें, क्योंकि ज्यादातर ये सिखाया जाता है कि भाई जो पॉइंट जिसके साथ कंडीशन एसोसिएटेड है उसको आप रख दीजिए यहाँ पे, तो क्योंकि कंडीशन h कॉमा k के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ नहीं है, वो हमें फर्दर उसमें देना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर, यस सर। अच्छा जी, अब इसमें
एक और क्वेश्चन यहां पर मैं जनरल क्वेश्चन लूंगा। देखिए जैसे एक लाइन है, नेक्स्ट शीट पर हम लोग ले लेते हैं। एक लाइन है y -1 is equals to m of x -1 cuts the circle x square plus y square is equals to 4 at two real points. और अब हमें कहा गया है कि देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज। तो एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। आप इसमें क्या करेंगे कि जब एक लाइन किसी सर्किल को दो रियल पॉइंट पे कट करती है तो वो उसकी सीकेंट तो है ही है। अच्छा जी, सर्किल भी हमारे पास क्लियर है, सर्किल 0 0 पर सेंटर्ड है और इसकी जो रेडियस है वो 4 है, आई मीन सॉरी 2 है, रेडियस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं कि मैं यहाँ 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। ये इसीलिए बताया मैंने क्वेश्चन, जनरली बच्चे इस पे क्वाड्रेटिक के थ्रू जा सकते हैं कि वाई से इसमें रखा तो फैल जाएगा थोड़ा सा। हम 0 0 से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। जैसे पहले इस लाइन को ठीक से लिख लेते हैं, एम एक्स माइनस वाई और प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल्स टू 0, और 0 0 से सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 1 माइनस एम अंडर मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, और वो मुझे लेस देन 2 लिखना है बस। ये बात ध्यान रखें कि कभी भी कोई लाइन यदि सीकेंट होती है तो सेंटर से उस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लेंथ में रेडियस से लेस होता है। यदि वो कोई कांटेक्ट में नहीं होती तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ग्रेटर देन रेडियस होता है, और यदि वो एक टेंजेंट होती है तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक इक्वल टू रेडियस होता है। अब यहाँ पे देखो फिर से वही बात आ गई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया था कि 1 माइनस एम मॉडुलस, मॉडुलस का बहुत रोल है, मतलब हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, और ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये मॉडुलस हट जाए और ये स्क्वायर रूट भी हट जाए, इसके लिए बेटर टूल है कि हम स्क्वेयरिंग कर लें। तो ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और जैसे ही हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m लेस देन 4m स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होगा, इसको इधर ले आइए, 3m स्क्वायर प्लस 2m और माइनस आई मीन प्लस, और ये ग्रेटर देन 0। आई थिंक समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो 4m स्क्वायर से m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा 3m स्क्वायर, ये प्लस का 2m और ये 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसका जो d है, आप देखो ध्यान से देखो जरा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्कैन कर लिया करो आप एक सेकंड में। d, इसका d नेगेटिव है, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 3, और आप देखिए नेगेटिव है। और जो a है, a होता है लीडिंग टर्म कोफिशिएंट, a3 पॉजिटिव है। तो हमने ये आपको पहले भी शायद बताया होगा जरूर कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल इफ इट्स d नेगेटिव एंड a इज पॉजिटिव। और यहाँ पर हम दूसरा रिजल्ट भी साथ में लिखवाई देते हैं, चलिए, कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c लेस देन 0 होता है फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इफ d अगेन नेगेटिव बट a इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहां जब ऐसा है तो फिर तो भाई m किसी भी रियल को बिलोंग कर सकता है, then result holds, then results holds for each m belongs to real। तो इसका मतलब hence फाइनली मैं क्या कहूं कि m has infinite values। अब देखो ये जो सर्किल होता है उसकी थ्योरी में और क्वेश्चंस में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हमें लगता है कि थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो ये तो सब एक क्लब है भाई, इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज़ करना पड़ सकता है, कभी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये क्लब बन जाता है आगे चल के, और हमें नॉलेज एकदम चारों तरफ से होनी चाहिए। मतलब इसमें हम लोग रेस्ट्रिक्टेड ऐसा नहीं है कि भाई देखो सर्किल का रोल इसमें सिर्फ कितना था,
मुझे तो लगता ही नहीं इसमें सर्किल का कोई रोल भी है, बस इतना था, इतना सा रोल था कि हमने ये एक्सप्रेशन रखा, ये वाला, कि एक सीकेंट के रिगार्डिंग यदि मैं एक सर्किल की बात करूं तो सेंटर ऑफ सर्किल से सीकेंट पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लेंथ में रेडियस से छोटा होता है। बस इतना तो डायरेक्शन हमें सर्किल ने दी, लेकिन उसके बाद में सारी वैल्यूज, जैसे हमें इनइक्वलिटी ने हमें क्या बताया कि जहां मॉडुलस हो वहां स्क्वेयरिंग करना बेटर ऑप्शन होता है, और स्क्वायर रूट भी हमें ये डायरेक्शन देता है। तो ये एल्जेब्रिक थीम था, यहाँ हमें एल्जेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे और क्वाड्रेटिक हमारे सामने नजर आया, तो हम क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखो यूज कर रहे हैं। तो ये हमें मैसेज किसने दिया? क्वाड्रेटिक ने दिया। अब क्वेश्चन शुरू हुआ सर्किल से, इनइक्वलिटी के ऑपरेशन से चलता हुआ क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट पे खत्म हुआ। तो ये चीजें हमें देखनी है, तो ये हमें कंसोलिडेटेड वे में चीजें तैयार करनी होती हैं, और बहुत अच्छे से आप इसको समझिए। सर एक जैसे डाउट है। हाँ सर, जैसे हमें ये पता चल गया कि डी हमारा नेगेटिव आ गया, जो हम एम वाली यूज कर रहे थे, डी नेगेटिव आ गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? मतलब डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव होने पर इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे हम उसमें कुछ भी रख लें वेरिएबल की वैल्यू। और हमें कौन से वैल्यू चाहिए थे एम के, जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहे, और ये फिर सभी वैल्यूज के लिए एम के लिए पॉजिटिव होगी, चाहे मैं एम को कितना ही बड़ा नेगेटिव रख लूं, कितना ही बड़ा पॉजिटिव रख लूं, तो फिर एम के वैल्यूज तो इनफाइनाइट हो गए ना। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। ये जैसे कंक्लूजन सर है आपने जो दूसरी कंडीशन लिखवाई है, हम्म, तो उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें ये है कि डी भी लेस देन जीरो और ए भी लेस देन जीरो। हाँ, और जबकि इसमें जो था बस वो डी नेगेटिव था, ए पॉजिटिव था। अच्छा, तो दूसरे में फिर वो नेगेटिव हो जाएगी इक्वेशन। हम्म फिर अच्छा, वो और हम सभी एक्स के पॉजिटिव को लिए ढूंढ रहे नेगेटिव। हैं। हाँ, वो हाँ सभी हाँ, वो एक्स के लिए सभी है। नेगेटिव। हाँ, और ये हमारा डिमांड था पॉजिटिव वाला, तो वो पहली वाली से। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक और मतलब इस क्वेश्चन, कंडीशंस को हमें ऐसे यूज करना होता है। मेरे को वही डाउट था, हाँ, ठीक है। ऐसे ही यूज करना होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। जैसे एक कॉर्ड दी हुई है बेटा यहाँ पर, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी, और वो कॉर्ड किसकी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एल बी अ कॉर्ड ऑफ सर्किल, एल बी अ कॉर्ड ऑफ सर्किल। अब वो कहता है एंड इट सबटेंड्स a right angle at center of circle। फिर से मैं यहां बोलना चाहूंगा कि ये कॉर्ड है और ये सर्किल है। कॉर्ड सर्किल के सेंटर पर एक राइट एंगल सबटेंड करती है। तो ए और पी में वो रिलेशन लाना चाहते हैं। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड पी। अब जो सर्किल का सेंटर है वो 0 0 है, रेडियस है तो वो ए है, कॉर्ड ये रही कॉर्ड एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। क्या कहते हैं कि ये जो कॉर्ड है ना, ये पूरा 90 डिग्री बनाती है। जब ये 90 डिग्री बनाएगी तो ये बात तय है कि यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब बेहद साफ है कि हमें ए और बी में, पी में रिलेशन लाने के लिए करना ये चाहिए कि हम, जैसे मान लो ये ओ है सर और वापस से ये, वही नहीं कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ भाई, ये जैसे पी पॉइंट है, तो हम यदि देखें तो cos 45 इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन ए लिखा जा सकता है। cos 45 1 अपॉन अंडर 2 होगा, तो ओपी की वैल्यू ए अपॉन अंडर 2 हो जाएगी। और ओपी को यदि मैं वैसे लाता परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो वो माइनस पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाता। कंसिक्वेंटली मैं इसको किसके इक्वल रख सकता हूँ? ए अपॉन अंडर 2 के इक्वल रख सकता हूँ। भाई दोनों ही एक ही बात है। या तो हम सेंटर ऑफ सर्किल से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, या फिर हम इसको एक ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लें, तो दोनों ही बातें बराबर हैं। तो रिलेशन तो आ चुका है, अंडू 2 मॉड पी इज इक्वल्स टू ए
ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को ला सकते हैं। मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों से उम्मीद रहेगी मुझे कि ये उनको समझ में आएगा जैसे ही वो इसको देखेंगे। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। A circle passes through the point of intersection of lines 2x minus y plus 1 is equals to 0 and x plus lambda y minus 3 is equals to 0 with the axis of reference, मतलब circle passes through point of intersection, circle passing through point of intersection of above lines and वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्होंने पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। इफ अ सर्किल पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस एंड विद द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अबव लाइंस एंड, ये लिख दूं मैं कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। सही है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस का मतलब कुछ वो है, एक्सिस ऑफ रेलेवेंस है। रेफरेंस का मतलब ये समझ लीजिए आप कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है सर्किल। हम कह रहे हैं कि ये लाइन एक्सिस को जहां पे कट करती है और ये लाइन एक्सिस को जहां पर कट करती है, ये उन पॉइंटों से एक सर्किल जा रहा है। मैं इसको नेक्स्ट पे भी लिखना चाहूंगा, नेक्स्ट शीट पे। लाइन थी 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक था हमारे पास, दूसरा था x प्लस लैम्डा वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे मान लो हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया इस तरह से। अब ये इक्वेशन कहाँ कहाँ जाती है, x को 0 रख देते हैं तो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये तो 0,1 हो गया। y को 0 रख देते हैं तो x माइनस हाफ 0 आ जाएगा। यहाँ y को 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा। x को 0 रखेंगे तो y 3 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। पता नहीं वो कहाँ पर होगा 3 अपॉन लैम्डा, चलो यहाँ मान लेते हैं। ऊपर भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। 3 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को दिया नहीं है वैसे इन्होंने। अब सर्किल जो है ना वो इन चारों पॉइंट से पास करता है, ऐसे करके चारों पॉइंट से पास करता है। अब वो लैम्डा की वैल्यू हमसे मांग रहे हैं। तो लैम्डा के साथ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखें कि मैं सर इसको ना वैसे इसमें वैसे ही होगा, 3 इन्फॉर्मेशन है तो पहले सर्कल की निकालो। नहीं 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 नहीं, नहीं इतना बड़ा कहाँ कौन करेगा। ये देखिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था बहुत पहले जब सर्किल पढ़ाया था सभी बच्चों को कि इसमें कोई भी यदि दो कॉर्ड किसी पॉइंट पर कट करती हैं, जैसे मान लो ये P है और ये A B और ये C D इस तरह से कट करती हैं, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि AP इंटू बी पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू डी पी, ऐसे करके। मतलब इन सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट और इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ये सेम होता है। तो ये बहुत अच्छा हमें क्लू मिल गया यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 3 अपॉन लैम्डा है। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉड में रख देंगे क्योंकि हो सकता है ऊपर रहा होता या नीचे रहा होता। ये डिस्टेंस हमारे पास 3 हो गया और ये डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस नॉट फॉर लाइक कोऑर्डिनेट, तो ये 1/2 हो गया। तो अब यूजिंग दिस कंसेप्ट, क्योंकि ये सब ओरिजिन के थ्रू मैं यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ, तो 1/2 इंटू 3 should be equals to 1 into 3 upon lambda under modulus, तो that is better way। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 is equals to 1 upon lambda modulus, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू 2, ये कहिए कि लैम्डा इज प्लस माइनस। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है,
और ये देखो काम आ गया हमारे पास। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया होगा कंफर्म, कि एक सर्किल के जो कॉर्ड्स होते हैं यदि वो किसी पॉइंट पर कट करते हैं तो उन कट पॉइंट्स पर जो उनके सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स के म्यूचुअल जो लेंथ हैं उनका प्रोडक्ट सेम होता है। बढ़िया क्वेश्चन था। सर इसमें हमारा ये पी पॉइंट कौन सा है मेन फिगर में, पी पॉइंट कौन सा होगा? ओरिजिन, जहां पर वो कट करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि दोनों कॉर्ड है मेरे लिए। ये जैसे कि जो मैंने ए बी लिखा है वो आप ये मान सकते हैं कि ये ए बी कॉर्ड है अच्छा, मतलब यहाँ से एक्स यहाँ तक। एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा वो हो जाएगा कॉर्ड। हाँ, और ये सी पॉइंट ठीक है है और ठीक ये है। डी पॉइंट है फिलहाल यदि हम फिगर ऑफ रेफरेंस देखें, और ये पी पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। तो सर्कल को लेकर इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। अच्छा, एक हमने इनसाइड आउटसाइड सब आपको बताई थी। टेंजेंट में इसमें आपको बताया ही था, यदि आउटर पॉइंट से टेंजेंट बनाने हो तो हमें स्लोप फॉर्म बेटर होता है। एक एक और क्वेश्चन मैं इसमें आपको डिस्कस कराना चाहूंगा कि जैसे थीटा इज बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, और एक क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है कि P एक कोऑर्डिनेट है 1 प्लस साइन थीटा, फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा, और वो कहते हैं पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, और सर्किल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट को रखिए इसमें, ये 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, और इट शुड बी लेस देन 0। ये लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि इनसाइड के लिए हमने कुछ कहा था कि ये लेस देन 0 हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन को। क्या हम लोग इसको सर ऐसे लिख आपका सकते हैं? स्क्रीन शेयर हो तो रहा है पर अटक गया है मेरे ख्याल से, कुछ लिख नहीं रहा। 1 प्लस साइन तक ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये 1 प्लस साइन थीटा, मैं एक बार करेक्शन चेक कर लूं। करेक्शन तो प्रॉपर है। सर आपने शीट चेंज करी है? नहीं, तब तो सर अटका हुआ है मतलब। देखना मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, कुछ लिख रहा अब है। आया है सर, अब आया है। अच्छा, तो अब हो रही है शेयर? नहीं इस टाइम हाँ हो रही है, हो रही है। पूरा दिख रहा है इसमें 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस सर आप 1 थोड़ा प्लस। लिखो तब बताऊंगा ना कि चल रहा है साथ साथ या नहीं। नहीं नहीं, लास्ट में लाइन क्या है उसको पढ़ के सुनाओ। लास्ट में तो भैया 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। हाँ, इतना ही लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये कितना हो जाना चाहिए देखना जरा। 3 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 लेस देन 0। भाई हम जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1 यहां से आएगा, 1 दूसरे से आएगा, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर भी 1 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा, और 3 माइनस 1 का मतलब है +2, और ये लेस देन 0। 2 का डिवीजन कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन -1। आप ये देखो, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, मैटर इज दैट। सर निकालना क्या था हमें इसमें? थीटा के वैल्यूज, अच्छा अच्छा। थीटा के वैल्यूज हमें लाने। स्क्वेयरिंग करना बेटर ऑप्शन है। 1 प्लस साइन 2 थीटा सर लेस ग्राफ देन, से नहीं हो पाएगा ये? ग्राफ से कर लो। अच्छा। साइन 2 थीटा लेस देन 0। आप ये देखो कि हम इस तरह की इनइक्वलिटीज सॉल्व कैसे करते थे, कि भाई जैसे ये है -पाई से लेके
0 फिर पाई। अब वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव, अब ये वैल्यू नेगेटिव्स हैं, तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस पाई से लेके कहाँ तक जाएगी प्रिंसिपल के केस में, 0। वैसे भी थीटा इन्होंने शायद दिया हुआ था 0 से 2 पाई, ये दिया हुआ था, तो 2 थीटा आपका बिलोंग करेगा 0 से 4 पाई। तो ये ग्राफ ना बना के ना हमें दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 से पाई से 2 पाई से 3 पाई से 4 पाई ऐसे करके। तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई और ये 4 पाई। तो रिगार्डिंग ये देखो ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो 2 थीटा के जो वैल्यूज हैं वो बिलोंग करने चाहिए पाई से लेके 3 पाई तक। यूनियन, अरे नहीं नहीं ये क्या लिख दिया आपने, पाई से 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई, और एक दूसरा है 3 पाई से 4 पाई। और आप जैसे ही थीटा की वैल्यूज लाएंगे तो ये पाई बाई 2 से लेके पाई और 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई। अब इसमें वो मोर देन वन करेक्ट भी आपको बना सकते हैं, कोई एक सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। सर्किल्स को लेकर इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, और सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि भाई वो अपने और भी क्वेश्चंस करें, और यदि उन्हें लगता है कि और हमारे डाउट्स हैं तो वो जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसमें भेज सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशंस क्लास में डिस्कस कर लूँगा, और या पॉसिबल होगा तो उनको हम लोग करा देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। आज हम लोग सर्किल की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैराबोला की प्रैक्टिस करेंगे। और सभी बच्चों से मेरा यही कहना रहेगा कि उस दिन वो लाइव रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनने में ज़्यादा नहीं है कि भाई कई बार हमें कोई डाउट आ रहा है तो उसे आप लाइव पूछ सकते हो उसी टाइम पर। तो बेटा लाइव क्लास की जो फैसिलिटी है उसको आप कम्प्लीटली अवेल करें, यही मैं कहूँगा। उसे ऐसा ना बनाएं कि भाई ये तो हम लोग चलो सुन लेंगे बाद में, ठीक है, तो क्योंकि सुनने में पहली बात तो आप पूरा टाइम नहीं दोगे। यदि 1.5 आवर की रिकॉर्डिंग है तो हो सकता है 10-15 मिनट सुन के मन ना लगे, फिर चलो भाई इतना ही बहुत है सुन लेते हैं, पर बाद में सुनेंगे। तो क्लास में प्रेजेंट रहना बेहद ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सभी लोग सिंसियर हैं, सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखो कि बहुत बड़े बड़े कंपटीटर बैठे हुए हैं, है ना, तुम्हें क्रॉस करने के लिए दूसरे बैठे हुए हैं, दूसरों को क्रॉस करने के लिए तीसरे बैठे हुए हैं। तो ये तो एक दूसरे को क्रॉस करने की एक होड़ है, एक कंपटीशन है, इसी को इसलिए कंपटीशन कहते हैं। तो हम कंपटीशन में ना पिछड़ जाएं, उसके लिए हमें अपनी फुल प्रूफ तैयारी रखनी चाहिए। और फुल प्रूफ का मतलब है कि हमें किसी भी तरह से अपनी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। टाइम या तो लाइव क्लास में बैठ के दोगे या फिर रिकॉर्डिंग सुनने में दोगे, टाइम तो देना ही है। तो इसलिए मेरी सब बच्चों से यही कहना रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, जब वो इसको रिकॉर्डिंग को सुने तो इस बात को भी जरूर सुने कि भाई उन्हें क्लास अटेंड करनी है, रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा डिपेंड ना करें। चलिए खैर, अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। देखो इन्होंने कहा है कि ओरिजिन से हमने दो टेंजेंट बनाई हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। यहाँ ओरिजिन से हमने टेंजेंट बनाई है और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। थोड़ा लग नहीं रहा देखने में परपेंडिकुलर जैसा, लेकिन उन्होंने हमें रिलेशन पूछा है बेटा, पी क्यू में रिलेशन पूछा है उन्होंने। तो आपको याद होगा कि जब एक परपेंडिकुलर टेंजेंट आउटर पॉइंट से ड्रॉ की जाती थी तो हमने आपको ये कहा था कि एक डायरेक्टर सर्किल का कंसेप्ट बताया था मैंने, जहां तक मुझे याद है। तो कोई भी सर्किल जो इस कंसेप्ट का है कि उसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, तो इसका जो डायरेक्टर सर्किल होता है वो डायरेक्टर सर्किल हम सी डैश से दिखा सकते हैं। सेंटर उसका सेम रहता है लेकिन उसकी रेडियस अंडू 2 टाइम्स हो जाती है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तो ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं भाई। फिलहाल जो इसका रेडियस है वो ले आओ आप, या रेडियस छोड़ो, बेटर ये लग रहा है मुझे देखने में कि मैं
इसका डायरेक्टर सर्किल बना लूं, कैसे बनाता हूं वो देखिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2px, फिर y माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको देखो y स्क्वायर को 2q, y को और q स्क्वायर को कलेक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर और 2px यहां पर है, प्लस पी स्क्वायर और यहां भी पी स्क्वायर। तो ये अब हो जाएगा x माइनस पी होल स्क्वायर, y माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्किल इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्टर सर्किल इसका बन जाएगा, सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी यही रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर तो बदलने वाला है नहीं। रेडियस अंडू 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले p था तो अब वो 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, इट पासिस थ्रू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इट पासिस थ्रू 0,0। सही स्टेप से चलेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इट पासिस थ्रू 0,0। तो अब मैं इसमें 0 0 क्यों ना रख दूं? तो जैसे मैं यहां 0 0 रखूंगा तो ये पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर। देखो कितनी जल्दी हमें एक रिलेशन आ जाता है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब या तो वो ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, या वो p इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू भी दे सकते हैं। मतलब ऑप्शन लिखने का उसको आज़ादी है एग्जामिनर को कि वो कैसे भी लिखे, उसी तरह से आपको समझना भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों को। और फाइनली एक और क्वेश्चन लेकर मैं एंड करूंगा बेटा क्लास को। सर वो गिवन था ना कि वो ओरिजिन से बनाया टेंजेंट उन लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, उसमें यही ठीक है था ठीक। कि सर्किल पर ओरिजिन से 2 टेंजेंट बनाई गई थी जो परपेंडिकुलर है, और तब हमें पी क्यू में रिलेशन लाना था। बढ़िया क्वेश्चन है यार। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन हमसे कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग अ लाइन 2x minus y plus 1 is equals to 0 at 4,9 and passing through नहीं and touching a line 2x minus y plus 1 is equals to 0 at 4,9 and dividing the circumference of x square plus y square is equals to 9 into equal parts. एक्चुअली मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाहा है आपसे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग अ लाइन 2x प्लस, तो यहाँ पर ना एक सॉल्यूशन में मैंने आपको एक फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में बताया था। जब हम किसी लाइन को गिवन पॉइंट पर टच करा के एक फैमिली ऑफ सर्किल आपसे मंगवाना चाहते हैं, जैसे ये लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सर्किल है जो इसको 4,9 पे टच कर रहा है। 4,9 को चेक कर लो क्या इस पॉइंट पर है, यस है। अब जैसे ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बहुत सारे सर्किल हो सकते थे। तो रिक्वायर्ड सर्किल जो है, रिक्वायर्ड सर्किल, वो आपको ऐसे करके लिखना होता था x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू 0। ये हमने लिखवाया था फॉर्मूला। तो ये हो जाना चाहिए x माइनस फोर स्क्वायर वाई माइनस नाइन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा ऑफ
2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्लब करो जरा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट को देखिए, ये 2 लैम्डा माइनस 8 ऑफ एक्स हो जाएगा। वाई के कोफिशिएंट देख लीजिए, ये क्या हो जाना चाहिए, ये हमारा हो गया 18, और यहाँ पे माइनस लैम्डा वाई के साथ, और अब कांस्टेंट वैल्यू है 16 प्लस 81 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि ये, अब मुझे लैम्डा की वैल्यू लाने के लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें कि इस सर्किल के सरकमफेरेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जो गिवन सर्किल है उसका सेंटर क्या होगा, हमारे पास 0 0 होगा और रेडियस 3 होगी। अब जो ये सर्किल है, रिक्वायर्ड सर्किल, वो ऐसे करके जा, मतलब कोई सर्किल किसी को दो इक्वल पार्ट्स में तभी डिवाइड कर सकता है जब वो उसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट से जाता हो, और उसका कोई तरीका ही नहीं, डायमेट्रिकली इक्वल पॉइंट से वो जाता हो। अब डायमीटर तो एक सर्किल में इनफाइनाइट होते हैं, तो वो किसी भी डायमीटर से पास कर सकता है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कहूं कि भाई मैं लैम्डा की वैल्यू कैसे लाऊं फिर, तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए होगी, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लो दो सर्किल एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट लेना पड़ेगा, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि भाई ये वर्टिकली उसको डिवाइड करता है। वर्टिकली डिवाइड करने के साथ ही हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। वर्टिकली डिवाइड करने का मतलब है कि 0 3 और 0 माइनस 3 से जाता होगा पक्का, क्योंकि जो ये सर्किल है ना जिसमें 9 हमने दिया हुआ है, या यूं कहो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 दिया हुआ है, भाई वर्टिकली डिवाइड करने का मतलब है कि ये पॉइंट 0 3 रहे होंगे और ये 0 माइनस 3 रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टली डिवीजन रहेगा, 3 0 और माइनस 3 0। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। मैंने इसमें चलो वर्टिकली डिवीजन कर लिया, यहाँ वर्टिकली मैं इंट्रोड्यूस कर देता सर ये हूँ। डिवाइडिंग द सरकमफेरेंस वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा आगे वाला। देखो, जब हम किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सर्किल है ना वो उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट से ही जाना चाहिए। भाई एक सर्किल है, अब मैं उसको आधा आधा कट ऐसे कर दिया मान लो मैंने, तो आधा तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर जो मैं डायमीटर से पहुंचाऊंगा एक नए सर्किल को, तो अब देखो कटा हुआ पार्ट देखो, ये जो पार्ट बचा ये हाफ होगा, और ये जो बचा ये भी हाफ होगा। ये हाँ तो सर जब हाफ होगा, तो मतलब इसमें वो डायमीटर के अलॉन्ग ही काट सकता है। डायमीटर के अलॉन्ग ही काट सकता है, एक बात अब मतलब मैंने जिस कह जो दिया। हम जो हमारी रिक्वायर्ड सर्कल है ना, हाँ उसके लिए जो कॉर्ड की लेंथ है वो उसका डायमीटर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कॉर्ड अच्छा जो हो अच्छा। जाएगा वो उसका डायमीटर बन जाएगी। अब मैंने वर्टिकली और कह दिया, तो वर्टिकली का मतलब है कि अब जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो 0 3 या 0 माइनस 3 से जा रहा होगा ना। वर्टिकली कहाँ के, अच्छा आपने लिखा है अभी। लिखा है वापस देखो यहाँ पर, वर्टिकली लिख दिया। तो अब तो ये क्या करूंगा मैं क्वेश्चन कि, में लिखा हुआ है कि वर्टिकली डिवाइड करता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अब ये दिस पास थ्रू 0 3, 0 3 से पास करवा दो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, वापस रख देना। दोनों से पास करेगा ना, मतलब सर 0 3 और हाँ 0 दोनों से माइनस, पास हाँ करा दो। ठीक है ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराबोला रखेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो सभी बच्चे लाइव रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। यदि लगता है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अलग हमें कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें। लेकिन और हो सकता है कि आपको शायद क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन लेट मिली हो, बट एक बच्चा आया भी था, दो बच्चे आए थे बल्कि। लेकिन रिकॉर्डिंग पर डिपेंड ना करें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ना सोचें कि भाई हम 12th में हैं या 12th का पोर्शन ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, 11th का पोर्शन चलो ठीक है इसमें तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन ये भी तो हमें मार्क्स देगा ना, एक क्वेश्चन भी अपनी रैंक को इधर से उधर कर देता है, तो ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और समझने से सब कुछ समझ में आता है, ये मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा। यदि हम देखो, कभी जब हम भी पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था कि हमारी मर्जी चलती थी कि भाई जो हमें समझ में आएगा हम तो उसे ही समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसे नहीं समझेंगे। जो नहीं समझ में आता था वो हमें ज़रा ठीक से
ट्रीटमेंट दे के समझाया जाता था, है ना। अब वो ट्रीटमेंट होते नहीं है, पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट थे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए आप बेटा ये ना सोचें कि हमारी मर्जी चलेगी, कि जो हमें समझ में आएगा हम वही करेंगे। हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। कल को जब इंजीनियरिंग करने जाओगे और कहेगा कि प्रोफेसर ये प्रोजेक्ट बनाओ, आप कह दोगे क्या मुझे समझ में नहीं आता? वो कहेगा कि जाओ अपने घर भाई, समझ में नहीं आ रहा तो बन गए इंजीनियर। तो हमें तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, जो समझ में नहीं आ रहा वो भी करना पड़ेगा, और जो समझ में आ रहा है वो तो करना ही करना है। तो इसलिए सभी बच्चों से आज मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस बात को लेकर के बच्चे क्लास में नहीं आए और वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे केवल। तो मैं सभी से कहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में वो प्रेजेंट रहें। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।